यस गाइस, कोऑपरेटिव वाला भी समझा। अब आते हैं हम सैलरी वाले पे। सैलरी मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ वाले पे। ये देखो इंडिविजुअल एचयूएफ, अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वेदर सैलरीड और रिटायर्ड, वेदर सेल्फ एम्प्लॉयड और हैविंग बिजनेस इनकम और अदर इनकम, सबके लिए है। ये देखो मैंने ब्रैकेट में वेदर वेदर इसलिए लिखा है ताकि समझ में आ जाए कि इन लोगों के लिए है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए था। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रेजिडेंट, अभी बरोबर आ रहा है? बाकी लोगों को बरोबर आ रहा है क्या? अच्छा, तो आपका नेटवर्क में गड़बड़ है प्रगति। बाकी लोगों को बरोबर आ रहा है, मतलब आपका नेटवर्क गड़बड़ है। हाँ, अभी आ जाइए इधर। तो देखो इसके हेडिंग में ही मैंने लिखा है कि कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ को एप्लीकेबल, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, सैलरीड हो या रिटायर्ड हो, बिजनेस वाला हो या कोई भी इनकम वाला हो, सबको एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल एचयूएफ सबको एप्लीकेबल है। अब पहले आपकी काम की चीज बताओ, ये बात नहीं देख के डर जाओगे। पहले ये पढ़ेंगे हम लोग। टैक्स रेट क्या है, ये देखने के बाद क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो पढ़ने की इच्छा होगी। देखो क्या दिया, अंडर द अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम इनकम टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी एज पर द रेट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। 250 तक नील, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5% का स्लैब और 2,50,000 का स्लैब। समझा? ये कितने स्लैब बन गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आते हैं इधर। एग्जम्पशन लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट 250, इट इज एप्लीकेबल इवन इन केस ऑफ सीनियर एंड सुपर सीनियर। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीनियर को अलग सुपर सीनियर को अलग, अल्टरनेटिव में सबको एक ही है, नो भेदभाव। बराबर। आगे rebate under section 87A, individual who has opted for alternative regime can claim rebate if he is resident and his taxable income does not exceed rupees 5 lakh. Rebate of 100% or 12,500, which is lower. Tax on other income, if individual HUF who has opted for alternative regime has other income which are taxable, वो देखो जो दूसरे सेक्शन है उसमें, then tax on such other income as per the rate specified and balance shall be as per this section. एजुकेशन से सरचार्ज जो नॉर्मल एप्लीकेबल है वही, मतलब यहाँ पे सरचार्ज की अलग कोई रेट नहीं है। जो नॉर्मल अपन ने पढ़ा था 50 लाख तक नील, 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ के ऊपर 15%, 2 करोड़ के ऊपर 25%, 5 करोड़ के ऊपर 37%, वही मैनर से है सरचार्ज। बरोबर? अरे हाँ है ना। अब आते हैं हम लोग वापिस इधर। अब मेन जो डराने वाला पार्ट है उस पर आते हैं। देखो इन्होंने क्या देके रखा है, फॉलोइंग कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, एसएससी शुड बी इंडिविजुअल एचयूएफ, वेदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वेदर सैलरी रिटायर्ड, वो सब ठीक है। फॉलोइंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन शैल नॉट बी अलाउड इन अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम। लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, स्पेशल अलावेंस 10-14 वाले नहीं मिलेंगे, एमपी एमएलए वाले अलावेंस नहीं मिलेंगे, 1500 जो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती थी मिलता था वो नहीं मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलावेंस नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो जो इंटरेस्ट मिलता था वो नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलावेंस इन केस ऑफ बैकवर्ड एरिया नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर वाला नहीं मिलेगा, साइट रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा, डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, डिडक्शन अंडर 80C से यू, एक्सेप्ट एक मिलेगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा और LA वाला मिलेगा, यानी 3 मिलने वाले, बाकी कुछ भी 80 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे।
अब आप देखो कितनी बड़ी लिस्ट है जो नहीं मिलने वालों की। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एज वेल एज फाइनल पेमेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विल रिमेन एग्जम्प्ट। पीपीएफ से जो पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट है, उसका इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है। अंडर सेक्शन 1011 इवन इफ पर्सन ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। Likewise, interest on Sukanya Samriddhi account as well as withdrawal or final payment from such account will enjoy exemption under 1011A, even if the concerned person has opted for lower tax regime. Moreover, following exemption will be available under even if alternative tax regime has been opted. Exemption of gratuity 1010, pension 10A, 10A leave encashment, 10B retrenchment, 10C voluntary retirement scheme, 10CC tax on non-monetary perquisite paid by employer, 10D sum received under life insurance policy, ये सब मिलेंगे। 1012 recognized provident fund से withdrawal, 1012A 12B notified pension scheme वाले डिडक्शन, 1013 approved superannuation से पेमेंट, ये सब कंटिन्यू रहेंगे मिलने का। अगेन कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है, द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ इज कैलकुलेटेड विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर इफ सच लॉस और एडिशनल डेप्रिसिएशन पर्टेन टू एनी डिडक्शन अंडर अफोरसेड सेक्शन। मोरओवर, any loss under the head income from house property cannot be set off with other income under the head other head, मतलब दूसरे हेड के साथ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। मोर ओवर, सच लॉस और डेप्रिसिएशन कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड वेयर हाउएवर अनएडजस्टेड एडिशनल डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो बिगिनिंग वाले अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, मैट एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करना है, अगर आप बिजनेस वाले हो तो आपको एक ही बार एक्सरसाइज करना है, बिजनेस वाले नहीं हो तो एवरी ईयर रिटर्न में आप चेंज कर सकते हो। बिजनेस वाले हो तो एक ही बार, और वो फिर लाइफ टाइम एप्लीकेबल रहेगा अनलेस अनटिल आपने बिजनेस बंद कर दिया। अगर बिजनेस बंद कर दिया तो फिर हर साल वापस से चेक करना पड़ेगा। वापस बोलता हूँ, जो बिजनेस के अलावा अदर देन बिजनेस प्रोफेशन वाले हैं वो लोगों को हर साल रिटर्न में ही ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है। मतलब आपने फर्स्ट ईयर में समझो 21-22 में बोला कि मेरे को ये अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम चाहिए तो हाँ बोला, अगले साल आपने ना बोला, फिर हाँ बोला, ना बोला, चलेगा। बिजनेस वालों को ऐसा नहीं है, बिजनेस वालों ने एक बार एक्सरसाइज कर लिया तब उनके लिए लाइफ टाइम एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में बिजनेस बंद हो गया फिर उसको हटाना है तो चलेगा। मतलब ही वांट टू विथड्रॉ बिकॉज अभी बिजनेस ही नहीं रहा तो फिर उसको हर साल का ऑप्शन मिलेगा। बरोबर समझे क्या? फर्दर जो एम्प्लॉय लोग हैं जो नौकरी करते हैं उनको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि वो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो बोलेंगे ऑप्ट कर रहे तो एम्प्लॉयर को वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो बोलते ऑप्ट नहीं कर रहे, मतलब इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो एम्प्लॉयर नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करेगा। रिमेंबर, सैलरीड वालों ने एम्प्लॉयर को बोला कि मेरे को अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम दो, तो भी उनको रिटर्न में ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। समझो एम्प्लॉयर को बोला लेकिन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। मतलब आप एम्प्लॉयर को बोलते हो कि अल्टरनेटिव अप्लाई करो और बाद में आप बोलते हो कि मुझे अल्टरनेटिव नहीं चाहिए रिटर्न फाइल करते समय, तो भी चलेगा। समझे? बरोबर से। फर्दर, अगर एम्प्लॉयर के पास आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया अल्टरनेटिव का तो एम्प्लॉयर उसके हिसाब से टैक्स कंप्यूट करेगा। आपने अल्टरनेटिव का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो एम्प्लॉयर नॉर्मल मैनर में कंप्यूट करेगा। वेरी क्लियर? समझे क्या गाइस? अब ये सेक्शन में देखो, समझने वाला पार्ट कुछ है नहीं। टैक्स रेट आपको याद हो गई, 2,50,000 तक नील, फिर 2.5 लाख पे 5, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15, फिर 20, फिर 25 और बाद में 30। 2,50,000 के स्लैब में जो बेनिफिट हम नहीं ले सकते उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, वो याद करने पड़ेंगे आप। जो मिल सकते वो याद रखने पड़ेंगे। एक्चुअली जो नहीं मिल सकते वो याद कर लिए, मतलब उसके अलावा सब मिलेगा ना। तो मेन प्रॉब्लम याद करने की है इसमें
कि जो नहीं मिलेंगे उनको याद करना पड़ेगा, ये रिडक्शन नहीं मिलेंगे, सम करते समय वो करना पड़ेगा। मैं आपको एक इजी सम करवाऊंगा, क्योंकि बड़ा सम तो मैं इसलिए नहीं करवा सकता इसमें क्योंकि सैलरी का आपको कितना याद है कितना याद नहीं किसको मालूम है, पर एक सिंपल क्वेश्चन सैलरी का मैं आपको करवा सकता हूं, समझे गाइस? पर आपको एक बार इसको याद करना पड़ेगा। पहला ये एक बार याद करो, फिर मैं टेबल से रीड करवाऊंगा, समझे एवरीबॉडी? जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए आप, मैं आता हूं फाइल सेव करके।